हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सेक्शन 380 ऑफ आईपीसी से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो तक हमने सेक्शन 379 पढ़ा था जिसमें पनिशमेंट दे रखी है थेफ्ट की, जो कि आपकी 3 साल की पनिशमेंट है, 3 इयर्स की पनिशमेंट है, या फाइन है या फिर दोनों है। करेक्ट, ठीक है, और जो कि कॉग्निजेबल था और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आज हम शुरू करेंगे सेक्शन 380 से, जो बात करता है ड्वेलिंग हाउस की। ठीक है, क्या बात करते हैं सेक्शन 380 आईपीसी का? ड्वेलिंग हाउस के बारे में। ड्वेलिंग हाउस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स रेसाइड करते हैं, जहाँ पे इंसान रहते हैं। अब सेक्शन 380 को बेयर एक्ट से पढ़ते पूरा, सो जस्ट बी रेडी विद योर पेंसिल्स एंड विद योर बेयर एक्ट। साथ साथ हम उसमें मेंशन करते चले जाएंगे बेयर एक्ट में। तो चलो रीड करते हैं सेक्शन 380। Whoever commits theft in any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling or used for the custody of property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable with fine। अब क्या कह रहा है हमें ये डेफिनेशन कि ड्वेलिंग हाउस में सबसे पहली बात पनिशमेंट कितने टाइम की होगी? 7 इयर्स की पनिशमेंट हमें हो सकती है और हम पे फाइन भी लग सकता है। करेक्ट, पर ड्वेलिंग हाउस का मतलब क्या है? इतना तो हमें समझ आ गया कि जहाँ पे इंसान रहेंगे, अगर हम वहाँ पे थेफ्ट को कमिट करेंगे तो हमारे ऊपर सेक्शन 380 लगेगा। बट और क्या कहना चाह रहे हैं? अगला क्या पार्ट है? तो डेफिनेशन देखिए ध्यान से। Whoever commits theft in any building, कोई भी बंदा थेफ्ट कमिट करता है कोई बिल्डिंग में, टेंट में या वेसल में। Which building, tent और vessel, जो बिल्डिंग, टेंट और वेसल इज यूज एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग, यूज करी जाती है इंसानों के रहने के लिए, या फिर और यूज फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या हम इंसानों की प्रॉपर्टी को रखने के लिए, जैसे कि गोडाउन्स हो गए, वेयर हाउसेज हो गए आपके, ठीक है, या फिर हमारी कोई भी प्रॉपर्टी को वहाँ रखने के लिए कि हम उसे वहाँ पे रख सके, प्रॉपर्टी कस्टडी के लिए। शैल बी पनिश्ड, अगर इस केस में चोरी होती है तो उसे 7 इयर्स तक की पनिशमेंट हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आप कहाँ पनिशमेंट करोगे? या तो ह्यूमन ड्वेलिंग हाउस में जहाँ पे इंसान रहते, या फिर उस जगह पे जो जगह हमारी प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए यूज होती है, जहाँ पे हम अपना सामान को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया, गोडाउन्स हो गए या फिर वेयर हाउस हो गए। करेक्ट, अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम रेलवे में ट्रैवल करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं वेटिंग रूम होता है हर रेलवे स्टेशन पे। वेटिंग रूम में अगर कोई चोरी होती है तो वो क्या नॉर्मल थेफ्ट कंसिडर होगा या 380 में आएगा? वो 380 में आएगा। सवाल उठते हैं वो 380 में क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि वो जो वेटिंग रूम है वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए है। ठीक है, वहाँ पे है कि भाई अगर आपको वेट करना है, कोई नहीं जा सकता रेस्ट रूम वगैरह को, नहीं मतलब वहाँ पे पैसे नहीं दे कर सकता, कॉस्टली है या जो भी है, मतलब अगर आप चाहो तो वेटिंग रूम में रुक सकते हो। ये सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड होती है। करेक्ट, अगर वेटिंग रूम जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है वहाँ पे चोरी होती है तो सेक्शन 380 लगेगा, क्योंकि वहाँ पे हम अपना सामान रखते हैं, वहाँ पे हम अपने सामान की कस्टडी रखते हैं, स्टोर होता है सामान। अभी हमने पढ़ा था ना डेफिनेशन में। और यूज फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, वेटिंग रूम इसलिए तो यूज होता है कि आप वहाँ पे अपने लगेज वगैरह के साथ इंतजार कर सकते हो, और वहाँ चोरी होगी तो सेक्शन 380 में कवर होगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा क्योंकि वो भी हमारा पर्पस के लिए ही यूज हो रहा है। ठीक है, बेसिकली सेक्शन 380 का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ग्रेटर सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल सके और हमारी प्रॉपर्टी को ग्रेटर सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल सके। अब एक गोडाउन में चोरी होना, एक घर में चोरी होना एक सीरियस कंसर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्रेटर सिक्योरिटी के लिए सेक्शन 380 लगाया जाता है। तो आई थिंक आपको सेक्शन 380 अच्छे से क्लियर होगा। और एक और बात जो कि इट इज़ लाइक वेरी ऑब्वियस बट स्टिल हम सब डिस्कस करेंगे, जैसे कि तो आपका जो भी प्रॉपर्टी का चोरी होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? हमारा मूवेबल होना चाहिए। अब कोई घर को उठा के तो चोरी नहीं कर सकता ना, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का चोरी नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी का चोरी होना चाहिए। ठीक है, ड्वेलिंग हाउस में से। तो ये था हमारा सेक्शन 380। और इस सेक्शन का जो ऑफेंस है वो भी कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, और मैजिस्ट्रेट ट्रायल हो सकता है इसमें, और नॉन कंपाउंडेबल है। करेक्ट, अगला सेक्शन देखते हैं 381। 381 क्या कह रहे हैं? थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। सबसे पहले हम बेयर एक्ट रीड कर लेंगे हर बारी की तरह। Whoever being a clerk or servant or being employed in the capacity of a clerk or servant commits theft in respect of any property in the possession of his master or employer shall be punished with imprisonment of either description for a term
which may extend to 7 years and shall also liable to fine. Clear? अब क्या कह रही है डेफिनेशन हमें? Whoever being a clerk, कोई भी बंदा जो क्लर्क है या सर्वेंट है, और being employed, या हमने उसे एम्प्लॉय करा है, मतलब हमने उसे जिस नौकरी पे रखा है उसके पास एक कैपेसिटी आती है क्लर्क की या सर्वेंट की, ठीक है। मैंने किसी को हायर करा एज अ क्लर्क, तो उसके पास क्या कैपेसिटी में आ गया? वो क्लर्क की जितनी भी पावर्स है, जितनी भी अथॉरिटीज है, वो सारी उसकी कैपेसिटी में आ गई। कमिट थेफ्ट, अब कोई भी बंदा जो मेरा क्लर्क है या जो मेरा सर्वेंट है वो थेफ्ट कमिट करता है, ठीक है, ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन पोजेशन, जो चीज़ मेरे पोजेशन में, जो उसके मास्टर के पोजेशन में है या एम्प्लॉयर के पोजेशन में है, उस चीज़ की अगर चोरी होती है, थेफ्ट कमिट करता है वो पर्सन जो कि क्लर्क एज अ हायर्ड है या एज अ सर्वेंट हायर्ड है, तो उसे कितने साल की सज़ा हो सकती है? 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट हो सकती है, और हो सकता है कि उस पर फाइन भी इम्पोज कर दिया जाए। तो ये सेक्शन हमें क्या कह रहा है कि कोई भी पर्सन जिसे हम अपने यहाँ नौकरी पे रखते हैं एज अ क्लर्क या फिर एज अ सर्वेंट, और वो अपने मास्टर की पोजेशन से कोई भी प्रॉपर्टी को लेता है डिसऑनेस्टली, मतलब चोरी करता है, ऑब्वियसली थेफ्ट कमिट करता है, तो वो हमारा सेक्शन 381 में कवर होगा। और ये ऑफेंस हमारा कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, ठीक है। ये ऑफेंस हमारा क्या है? कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल और कंपाउंडेबल भी है। इस सेक्शन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे जो पोजेशन है, मतलब जिस चीज़ की चोरी हो रही है, जिस चीज़ पे मास्टर का पोजेशन है या एम्प्लॉयर का पोजेशन है, उस पर ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्चुअली फिजिकल पोजेशन हो, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी होगा, और अगर उसके ऊपर थेफ्ट कमिट करा जाता है तो वो सफिशिएंट है फॉर सेक्शन 381। वहाँ पे भी सेक्शन 381 लगे। अगर आपका क्लर्क या सर्वेंट कोई ऐसी चीज़ के ऊपर थेफ्ट कमिट कर रहे हैं जिस पे आपका एक्चुअल फिजिकल पोजेशन नहीं है बट आपका कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है, ठीक है, कौन सा पोजेशन है? कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है, तो भी वो सफिशिएंट है फॉर सेक्शन 381। वहाँ पे भी सेक्शन 381 लगेगा। 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट हो सकती है एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर द फाइन, और हो सकता है कि उन पर फाइन भी लगाया जाए। लिए उठते हैं यहाँ पे कि भाई अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे मेरा फिजिकल पोजेशन है या मेरा कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है, तो फिर क्यों वहाँ पे सेक्शन 381 लगे? क्योंकि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली जो भी क्लर्क होता है या सर्वेंट होता है वो बाउंड होता है कि उससे अपने मास्टर की या अपने एम्प्लॉयर को उसकी हर बात माननी है, और ही नीड्स टू स्टे ट्रू टू हिज बिजनेस एंड टू हिज ड्यूटी एज वेल, ठीक है। ये एक आप ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा डेवलप हो जाता है, चाहे आप एक्सप्रेस कह लो चाहे आप इम्प्लाइड कह लो। तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव पोजेशन वाली चीज़ों के लिए भी आपके ऊपर सेक्शन 381 ही इम्पोज करा जाएगा, ठीक है। सेक्शन 382 से हमें क्या समझ आया? कुछ नहीं है इसमें, हम थेफ्ट करेंगे नॉर्मल जैसे कि अभी तक हमने समझा करा, ठीक है। हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट कमिट कर रहे हैं, हाँ डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, ऑब्वियसली जो भी उसका मास्टर है या जो भी उसका मतलब जिसकी भी जो ओनर है उसे नहीं पता उसके पोजेशन से प्रॉपर्टी कब निकल के चली जाएगी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हाँ ये सब हमारा थेफ्ट है, नो डाउट। पर 382 इसमें एक ऐड करा है, प्रिपरेशन के साथ जाना। किस प्रिपरेशन के साथ जाना? डेथ कॉज करने की प्रिपरेशन के साथ, हर्ट कॉज करने की, फियर कॉज करने की, या रिस्ट्रेन करने की। अगर हम इस इच्छा से जाते हैं कि आज मेरे रास्ते में कोई भी आए मैं उसे डरा के पहले तो कोशिश करूँगी साइड हो जाए, अगर वो डरा के नहीं तो फिर और भी बहुत तरीके हैं, बट मैं तो आज चोरी करके ही रहूँगी। सो यू नो आप समझ रहे मेरा कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट इन्वाइट करता है सेक्शन 382 को, ओके। तो यही हमारा थेफ्ट, कुछ नहीं है। एक टिप मैं ज़रूर आप लोगों को देना चाहूँगी, जब भी आप बेयर एक्ट की डेफिनेशन पढ़े तो वो बहुत ही थॉरली पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े। उसी के अंदर से आपके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स निकलेंगे, उसी के अंदर से आपका सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। हर एक कॉमा के बाद अगली लाइन जो शुरू हो रही है उसकी इंटरप्रिटेशन अच्छे से करो। डेफिनेशन अगर आपको आती है तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ, और कुछ नहीं है, कोई इतना ज़रूरत नहीं कि आप इन डेप्थ घुसते जाओ पढ़ो ये सब। डेफिनेशन क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सब क्लियर है, ठीक है। सो या थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।